सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, कुछ पहलुआं हैं उन पे विचार करेंगे हम लोग, तथा इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा जिससे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उन कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे और प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। देखा जाए, पहला प्रश्न करा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा। ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यह जानना होगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वह 3 तरह के अर्थव्यवस्था होते हैं। एक, उसको नियंत्रण के आधार पर बांटा गया है, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा, विकास के आधार पर वर्गीकरण किया, और तीसरा, वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उसको वर्गीकरण किया गया। तो नियंत्रण के आधार पर है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पूछा गया जैसे नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, वही उदारवादी को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 अर्थव्यवस्था जिसमें रखा गया है नियंत्रण के आधार पर। जो आगे हम लोगों ने देखा था विकास के आधार पर, जिसमें विकसित, अविकसित और विकासशील देखेंगे, और वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली और बंद देखेंगे। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे नियंत्रण के आधार पर 3 है, जिसमें से हम लोगों ने देखा पहला उदारवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला करा पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। यह उदारवादी अर्थव्यवस्था का ही भाग है, यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था कोई पूंजी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें पूंजी एवं पूंजीपतियों का जो बाजार होता है उस बाजार पर उसका नियंत्रण होता है। यानी कहने का मतलब है जो इसमें सरकार का इस पर बाजार पर न्यूनतम क्या होता है, नियंत्रण होता है। यह जो व्यवस्था है एडम जो स्मिथ है उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर यह क्या करती है, यह अर्थव्यवस्था कार्य करती है, जिससे कहने का मतलब हो गया जिसमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण रहता है। तो इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उदारवादी अर्थव्यवस्था का ही भाग है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजी निवेश में जो होता है उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय जो होते हैं वह मुख्यतः क्या होता है, निजी क्षेत्र के नियंत्रण में होता है। यानी सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है, प्रेरित होता है, उसी को हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें पूंजी निवेश उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पाद के जो वितरण होते हैं और धन का जो विनिमय होता है वह क्या होता है, वह निजी क्षेत्र पर नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र उस पर जो होता है निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, और सभी आर्थिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, और बाजार की शक्तियां जो आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार का स्वरूप निर्धारण करती है, वह उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग पूंजीवादी, उसी का भाग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उससे निकल कर आ रहा है। तो दोनों हम लोगों ने समझा। दूसरा है उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद है दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाजवादी में जिसमें होता है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था पर जो समस्त आर्थिक गतिविधियां होता है। समस्त आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या हो गया, आर्थिक का मतलब हो गया मानव द्वारा धन संपत्ति से संबंधित वो सभी क्रियाएं जिसका वो क्या कर सकती है, मापन मौद्रिक मूल्य में करती है, वो आर्थिक गतिविधियां कहलाता है। तो वही कह रहा है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था समस्त आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण क्या होता है, वह होता है सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात उत्पादन के साधन, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय जो होते हैं वह क्या होते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व होता है। उसका जो वितरण होता है सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी होता है। तो इस प्रकार के जो अर्थव्यवस्था होते हैं, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। इसलिए बाजार की शक्तियाँ क्या होती है, नियंत्रित रहती है, और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है, यूएसएसआर में। पहला जो हम लोग बात किए थे उदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें से हम लोगों ने किस तरह से देखा था कि जो पूंजी निवेश होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पाद का वितरण और धन का जो विनिमय किस तरह से क्या होता है, मुख्यतः निजी क्षेत्र का उस पर नियंत्रण रहता है, और सभी जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं मुख्य रूप से जो प्रेरित होते हैं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो प्रेरित होते हैं। यानी कहने का मतलब इसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी पूंजीपतियों का था। इसमें आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब तीसरा आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है, उसी की मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आप संक्षेप में कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देता है तथा लोगों और
जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण की भी बात करता है। तो इस प्रकार की दोनों अर्थव्यवस्था, यानी जो जो सरकार है व्यापार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण की भी बात करता है, दोनों उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्षम होती है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट जानना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहले क्या हुआ, कब इसके लाया गया, किनके द्वारा यह, कब इसका उद्भव हुआ, कब इसका विकास हुआ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है वह 1929 ईस्वी में, याद करिए 1929 ईस्वी में क्या होता, एक महामंदी आता, और वही महामंदी आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश जो अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से यह प्रेरित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ से फिर एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता और विकास होता है। फिर धीरे धीरे भारत में उस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी और सी तो इस प्रश्न का भाग ही नहीं, क्योंकि साम्यवादी का क्या होता, हमने देखा था साम्यवादी पॉलिटी में चलिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी चलिए, देखा था किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना किया गया था वो साम्यवादी पर ही आधारित था ना, वर्गहीन, जिसमें वर्ग की क्या किया जाता था, वर्गों को नहीं रखा जाता था। यानी एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जिसमें वर्ग विहीन हो, इसमें वर्ग धर्म जाति का बात नहीं हो। तो ये अलग है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी नहीं है। तो हमने देख लिया कि अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आगे वो कॉन्सेप्ट में आएगा, इसलिए हमने डिटेल से चर्चा कर ली शुरुआत में। चलिए नेक्स्ट 2 में हम लोग चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है। अभी हम लोगों ने जाना था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के, एक नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया, दूसरा विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया, और तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उस अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने जाना था उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या हो जाता, उदारवादी में हम लोगों ने देखा था जो उत्पादन के साधन था, उत्पाद का वितरण था, और हमने देखा था कि जो धन का विनिमय था मुख्यतः निजी हाथों के, यानी कि निजी क्षेत्र के नियंत्रण में था। और इसमें जो क्या होता था, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते थे वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से होता था, जिसके कारण इस अर्थव्यवस्था में मुख्यतः उन लोगों का प्रभुत्व होता था जो पूंजी और पूंजीपति थे। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था। और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, जिसमें अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत उनके द्वारा कहा गया था, जिसमें सरकार का इस पर निजी क्या होता है, न्यूनतम नियंत्रण होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था जो हम लोगों ने देखा था ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में। इस तरह की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने जाना था किस तरह से क्या होता है, जो समस्त जो आर्थिक गतिविधियां होती है उस पर किसका नियंत्रण होता है, उस पर होता है सरकार द्वारा। उसका मतलब जो संचालन और नियंत्रण होता है वह पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समस्त आर्थिक गतिविधियां होता है उसका संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संचालन और नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ, अर्थात जो उत्पादन के वितरण है, उत्पाद का वितरण हो गया, उत्पादन के साधन हो गए, और धन का जो विनिमय हो गया यानी वितरण हो गया, वह क्या होता है, सार्वजनिक स्वामित्व ना होकर क्या हो जाता है, मतलब सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी स्वामित्व होता है। तो इस तरह से होता है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य सरकार का होता है क्या होता है, लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण करना। इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर। और एक हम लोग जाना मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या जाना, जिसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों, उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता जो पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था, अर्थात इसमें क्या होता है, सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं वंचित लोग और पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करती है, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो जन्म होता है, विकास होता है, वह जब 1929 ईस्वी में महामंदी आता है, जिसमें क्या होता है, इन समस्याओं से जूझने के लिए इस अर्थव्यवस्था का वहाँ उद्भव होता है। और जिनके जो प्रतिपादन होते हैं, विचार से प्रेरित होता है, वह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यह सही है कि सरकार एवं निजी क्षेत्र का इसमें सह अस्तित्व होता है। यानी निजी का क्षेत्र मतलब व्यक्तिगत व्यापार स्वतंत्रता की भी बात करती है, और सरकारी कहने का मतलब लोगों के कल्याण और पिछड़े वर्गों के जो वंचित लोग हैं उनके कल्याण की बात करती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर गरीब है, तो ऐसा नहीं है। सह अस्तित्व और छोटे बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ छोटे और बड़े उद्योग का सहअस्तित्व इसमें होता है, इसमें समाज के भी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। अब कह रहा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की दृष्टि
किस राष्ट्र में होती है, विकासशील राष्ट्र में, पिछड़े राष्ट्र में, अर्धविकसित में, विकासशील में। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो क्या है अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो है, देखा था हम लोगों ने नियंत्रण के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने जाना था उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा हम लोगों ने देखा था विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 प्रकार से किया गया। पहला क्या है, पहला हम लोगों ने देखा था अविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि भारत उन्हीं 3 में से एक का भाग है जो यहाँ पर ऑप्शन में पूछ रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। तो विकास के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। तो जो अविकसित अर्थव्यवस्था होते हैं वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, इसमें भौतिक संसाधन, मानवीय और प्राकृतिक, यानी कहने का मतलब प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों का क्या होता है, इस तीनों में से कोई एक नग्न होता है। मतलब जिस क्षेत्र में या जिस स्थान में या जिस देश में क्या हो, यह तीनों प्रकार के साधन में से कोई एक नग्न हो, उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, एक और अर्धप्रयुक्त अप्रयुक्त मानवीय संसाधन होता है। और मानवीय संसाधन का मतलब क्या हो गया, मानव शक्ति, मानव के द्वारा जो शक्ति हो गया, श्रम जो भी कहिए। और दूसरी ओर होता अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन। तो इसी में से जो होता है कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता जो पाई जाती है वही क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या हम लोगों ने समझा, हमने देखा कि एक और क्या होता है, इसमें जो अर्धप्रयुक्त अप्रयुक्त क्या होता है, मानव शक्ति होता है, और दूसरी ओर जो होता है अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, दोनों जो होता है, दोनों में से कम या अधिक जो भी होता है संसाधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता होती है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। यानी ये मान लेते हैं एक और मानव शक्ति क्या है, अधिक है, और दूसरी ओर क्या है, प्राकृतिक संसाधन कम है। फिर क्या है, प्राकृतिक संसाधन अधिक है और मानवीय शक्ति कम है। तो यानी इस तरह से जो अनबैलेंस होता है वही विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, जो भारत उसी का अंग है विकासशील अर्थव्यवस्था का। और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा, प्राकृतिक संसाधन, जो 3 प्रकार के जो साधन है, प्राकृतिक साधन, भौतिक और मानवीय, ये तीनों संसाधनों में से क्या हो, सभी का समुचित और क्या हो, अनुकूलतम प्रयोग हो, वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है। जैसे अमेरिका हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं भारत जो है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्रों में होती है। अब कह रहा है कि विकासशील राष्ट्र में अभी हमने देखा कि इसमें 2 परिस्थिति होता है। क्या होता है, एक और अर्धप्रयुक्त अप्रयुक्त मानव शक्ति होता है और दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन की कम या अधिक मात्रा में होती है। तो भारत में क्या है, यह भी आप देख सकते हैं दूसरे भाषा में कि यहाँ श्रम जो है वह श्रम की अधिकता आपको देखने को मिल जाएगा एक और प्राकृतिक संसाधन का क्या हो जाएगा, वह अनुकूलतम और समुचित प्रयोग नहीं हो पा रहा उसके अनुसार, श्रम के अनुसार। तो ये इस प्रकार से भारत विकासशील राष्ट्र के क्या आता है, विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझने से पहले आपको जीडीपी समझना होगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थान, कोई भी देश एक क्या होता है, क्षेत्र के अंतर्गत में जो एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उस क्षेत्र, उस घर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल। और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी से पहले एक निकलता है एनडीपी। एनडीपी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी होता है कि जो मूल्यह्रास होता है ना उसको घटा दिया जाता है, तो उससे निकल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मूल्यह्रास क्या होता है, कोई भी वस्तु जब उपयोग होता है या दिन प्रतिदिन के बाद क्या होता है, वह उसके कमी आता है, उसमें मूल्य में ह्रास होता है, तो इसके कारण उसको घटाया जाता है, तो वो एनडीपी जीडीपी से निकलता है। तो क्या होता है, जीडीपी में क्या होता है कि उस सीमा के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। और जीएनपी होता है जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, देश के बाहर की जो आर्थिक गतिविधियां होता है वो भी शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को जाने वाला आय भी इसमें शामिल होता है, वही कहलाता है जीएनपी। जीएनपी में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है। एक्स मतलब हो गया जो निर्यात आप वस्तु कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्यात के साथ साथ में जो पैसा क्या हो रहा है, विदेशी लोग भारत में रहकर कमा रहे हैं, जो विदेश जा रहा है वो, और माइनस जो क्या हो रहा है, जो पैसा
आ रहा है बाहर से, तो उसको घटा दिया जाता है दोनों को। यानी आप संक्षेप भाषा में कहिए कि इसमें देश के बाहर की जो आर्थिक गतिविधियाँ, तो ये देश के बाहर में आर्थिक गतिविधि क्या होगा, निजी प्रेषण होगा, यानी व्यक्ति भारतीय लोग विदेश में काम करता तो पैसा भारत भेजेगा, तो वो हो गया विदेश का जो बाहरी गतिविधि हो गया। और दूसरा क्या हो गया, अनुदान हो गया, बहुत सारा देश अनुदान देता है। उसके बाद भी बहुत सारा देश क्या होता है, ब्याज भी लिए हुए रहता है और दिए हुए भी रहता है, तो वो सभी गतिविधियों को शामिल कर इसमें आ जाता है। तो आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय में बिल्कुल परिभाषा के साथ समझेंगे कि जीएनपी क्या होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जीडीपी में, जीएनपी में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में होता क्या होता है, जब किस तरह से जीडीपी में के बाद में, यानी कहने का मतलब जो देश के बाहर की गतिविधियां हैं, विदेश गतिविधियां, वैश्विक गतिविधियां, वो इसमें ऐड हो जाता है। तो वही कह रहा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता के समय तो प्राथमिक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र क्या था, याद करिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में कृषि एवं वानिकी आता है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, निर्माण विनिर्माण हो जाता है, इसमें आ जाता है वो सभी। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सभी क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो स्वतंत्रता के समय के बाद में तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जरूर अधिक था, लेकिन अभी क्या है, वो तृतीय क्षेत्र का। आप देखेंगे किस तरह से 2011 के बाद किस तरह से टर्न लेती है, और धीरे धीरे अभी सबसे ज़्यादा योगदान वो तृतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको। तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। 5 में देखिए बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है, अभी हमने चर्चा किया कि जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार में हम लोगों ने देखा था। एक देखा था अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, जो 3 था, उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित था। दूसरा हमने देखा विकास के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें विकसित, अविकसित और विकासशील। और तीसरा हमने देखा कि वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो वही वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वह 2 प्रकार की, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। आइए हम लोग समझते हैं, काफ़ी सिंपल है और कोई भी क्रिटिकल इसमें नहीं वर्ड है जो आपको परेशानी हो। तो बंद, खुली अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने क्या देखा, और बंद अर्थव्यवस्था में ये वैश्विक संबंधों के द्वारा। बंद अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, जब कोई एक देश शेष अन्य देशों के साथ क्या हो, जो है ये अपना जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वह शेष अन्य देशों के साथ कोई भी अर्थव्यवस्था क्या करता हो, वह उसे नहीं जोड़ता हो या नहीं करता हो, यानी कहिए कि शेष देशों के साथ वो आयात निर्यात शून्य रखता हो, वही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था हम लोगों ने समझ लिया कि शेष अन्य देशों के साथ जिसका आयात और निर्यात क्या हो, शून्य हो, कोई भी आयात निर्यात नहीं करता, वो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ना तो वो निर्यात करेगा और ना ही आयात करेगा। निर्यात का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सामान को दूसरे देश में जाकर उसे बेचना, आयात का मतलब कोई भी सामान को अपने देश से मंगाना, ये दोनों उसमें शून्य होता है, यानी कि शेष देश के साथ इसका, इस अर्थव्यवस्था का कोई भी जुड़ाव नहीं होता। और वही ये तो बंद हो गया। और चालू अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध क्या हो, जुड़ा हुआ रहता हो, यानी वस्तु एवं सेवाओं, अन्य देशों के बाह्य प्रवाह और अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाओं का अंतः प्रवाह दोनों होता है, यानी आयात निर्यात चालू होता, वो खुली अर्थव्यवस्था होता। तो ये हम लोगों ने जाना था, क्या जाना हम लोगों ने कि वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होता है, 2 प्रकार की, बंद अर्थव्यवस्था और चालू अर्थव्यवस्था, दोनों को हम लोगों ने समझा। अब 6 में कहा ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व के साथ संबंध नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा ऐसी अर्थव्यवस्था, अभी हम लोगों ने देखा था कि वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार की, बंद और खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ पे कह रहा शेष विश्व के साथ कोई संबंध है ही नहीं, तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यह वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था का शेष अन्य देशों के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, यानी आयात और निर्यात दोनों शून्य होता। और वही इसके जो दूसरे पार्ट थे, जो खुली अर्थव्यवस्था था, जिसमें हमने देखा था वह शेष विश्व के साथ क्या होता है, अर्थव्यवस्था का जुड़ाव होता है, जिसमें आयात और निर्यात दोनों होता है, यानी वस्तुओं का, किसी भी देश का जो वस्तु का जो बाहरी प्रवाह और अंतः प्रवाह, बाहरी प्रवाह मतलब हो गया अन्य देशों को वस्तुएं देना, और अंतः प्रवाह मतलब हो गया अन्य देशों का वस्तुओं को मंगाना, ये इस तरह से वो संबंध होता है, उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था। साथ में आइए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा इस 4 ऑप्शन में से क्या सत्य होगा जो भारत को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 में है खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, चलिए 2 में आते हैं श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था में, 3 में आइए एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था में, और डी में पूंजी अधिक। तो आपको यह पहले समझना हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या था, हमने देखा था एक और अप्रयुक्त
और अर्धप्रयुक्त जो मानव शक्ति होती है, और दूसरी ओर जो प्रयुक्त होता है अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन होता है, वही कम या अधिक मात्रा में जो उपलब्धता होती वही विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में क्या, आप एक कल्पना करिए, श्रम शक्ति, जनसंख्या ज़्यादा है, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था, लेकिन उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहा है, उसके अनुसार क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब कंपनियां नहीं है, कंपनियां कहने का मतलब क्या है, कोई भी उद्योग का सृजन नहीं हो पा रहा और श्रम शक्तियाँ अधिक है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो यह श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है। और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या हम लोगों ने देखा, वो तीनों चीज़, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानवीय और भौतिक, इन तीनों संसाधनों का समुचित और अनुकूलतम प्रयोग होता है, वो विकसित होता है, जैसे अमेरिका हो गया। तो इस तरह से भारत को परिभाषित करना श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। नेक्स्ट 8 में देखिए, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो हमने देखा था किसी देश का आर्थिक विकास वो संसाधन, जिसमें हम लोगों ने देख रहा था कि किसके अनुसार वो विकसित कहला रहा था, अविकसित और अर्धविकसित, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, भौतिक और मानवीय। ये तीन चीज़ पे हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था कि इन तीनों में से कोई एक भी नग्न हो तो वह अविकसित कहला रहा था। तो आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का भी इंपॉर्टेंट है, पूंजी निर्माण का भी इंपॉर्टेंट है, पूंजी का भी निर्माण है, बाजार का आकार भी होना चाहिए, क्योंकि बाजार का आकार जैसा रहेगा वैसा व्यवसाय होगा, लोग आकर्षित होंगे, विदेशों से पूंजी भी निवेश होगा। तो आप इन तीनों को कह सकते हैं कि उपरोक्त में से सभी आर्थिक विकास किसी भी देश का निर्भर करता है इन तीनों बातों पर। नेक्स्ट, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण, जो बार बार आप न्यूज़ देख रहे हो तब इस चीज़ का उल्लेख होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कि वैश्वीकरण, आखिर वैश्वीकरण क्या होता है, आइए हम लोग समझें। वैश्वीकरण का संक्षेप में एक अगर आप अर्थ समझिए तो वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया, यानी उसको विश्व स्तर पर रूपांतरित कब रूपांतरित करेंगे, सोचिए कि विश्व स्तर पर रूपांतरित तभी कर सकते हैं जब अन्य देशों से क्या हो, जो प्रतिबंध है आयात निर्यात का उसको कम किया जाए। जिसी को लेकर आप देखते होंगे भारत बहुत सारे देशों के साथ क्या करता है, 1+1 वार्ता, 1+2 वार्ता, 2+2 वार्ता, फिर क्वाड बैठक, इन सभी विभिन्न विभिन्न तरह के क्या होते हैं संगठन, विभिन्न तरह के संगठन तैयार हैं, विभिन्न तरह के सम्मेलन होते हैं। तो वही मकसद वही होता है कि जो आयात निर्यात का जो प्रतिबंध है उसको क्या किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके, ताकि क्या हो, आदान प्रदान काफ़ी सुगमतापूर्वक और सरलतापूर्वक किया जा सके। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ही हो गया, क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था का एकीकरण। चलिए, क्या अर्थव्यवस्था का एकीकरण है? हाँ, आप अगर संक्षेप भाषा में देखिए तो जरूर यहाँ पर विश्व में सभी क्या हो जाता है, सभी तरह के जो देश होते हैं, सभी अन्य देश होते हैं, उन सभी देशों का एक जगह क्या हो जाता है, एक ऐसा माहौल तैयार होता है जहाँ पर सभी देश अपने वस्तुओं को खरीद और बेच सके। तो उसके लिए ज़रूरत होता है उन सभी देशों के आपस में तालमेल हो और उन देशों के आपस में जो आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध है वो कम से कम हो, तभी हुआ इस प्रकार का एनवायरनमेंट। तो ये आंशिक रूप से सही है। वित्तीय बाजार का एकीकरण, चलिए ये नहीं। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, हाँ ये सही बात है। वैश्वीकरण मतलब क्या हो गया, जो देश की जो क्या अर्थव्यवस्था है उसे क्या करना, विश्व स्तर पर लाना। तो यह ऑप्शन नंबर सी इस चारों ऑप्शन में से ज़्यादा पर्याप्त है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, यही क्या कहलाता, ग्लोबलाइजेशन कहलाता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डी क्यों नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का विभिन्न खंडों का एकीकरण, तो यही होगा ग्लोबलाइजेशन। तो ध्यान में रखेंगे, जिसमें क्या हो जाता है, कोई भी देश का, कोई भी स्थान का, कोई भी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थ स्तर पर क्या करना, एकीकरण करना, वैश्विक स्तर के साथ में जोड़ना। और उसके लिए क्या होता है, संभावना ये होती है कि अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात की जो स्थिति है उसको, जो प्रतिबंध है उसको कम से कम करना, ताकि यह सुगमतापूर्वक और सरलतापूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन संक्षिप्त भाषा में हमने यह भी समझा था कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ही होता है स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं और घटनाओं का क्या करना, वैश्विक स्तर पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया। वही हो गया ना, घरेलू अर्थव्यवस्था जो स्थानीय क्षेत्रीय का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। अब 10 में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, तो वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना। वैश्विक व्यापार, चलिए ए में रहने देते हैं कि वैश्विक व्यापार गुटों की। तो वैश्विक व्यापार जरूर होता है कि विश्व स्तर पर व्यापार करने की इसमें क्या होती है, एक तरह की बात होती है। तो लेकिन यह क्या आ रहा है, इसका सही अर्थ निकल कर नहीं आ रहा। बी में आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। चलिए बी कुछ पर्याप्त लग रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण में हमने क्या देखा, कोई भी क्षेत्रीय
क्षेत्रीय हो गया, स्थानीय हो गया घटनाओं का विश्व स्तर पर जो रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण करना, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अन्य देशों के साथ, जो उसमें देश शामिल है, उन देशों के साथ क्या कर आयात निर्यात की जो प्रतिबंध है उसको कम किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो एक उद्देश्य ये होता है ताकि वो उसको बढ़ावा मिले। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त लग रहा है इन दो में। तीन में पढ़ी, विश्व में एकल करेंसी है इसे लागू करना, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भी पर्याप्त हो जाएगा। 11 में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अब करा भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन का, अभी हमने देखा ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के अर्थ में हम लोगों ने देखा था कि क्या देखा था कि जो अर्थव्यवस्था है यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण करना, और उस एकीकरण करने के लिए कुछ क्या होते हैं, प्रक्रियाएं होते हैं, ताकि जैसे सुगमतापूर्वक, जिसमें क्या होता है अन्य देशों के साथ वैश्विक स्तर पर वैश्विक देशों के साथ क्या करना, आयात निर्यात के प्रतिबंध को कम करना, ताकि सरलतापूर्वक क्या किया जा सके, वस्तुओं को भेजा जा सके और मंगाया जा सके। तो ही करता भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो गया। ऑप्शन एक में बाह्य ऋण को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। बी में है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। देखिए भारतीय, ये जरूर है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, तो विदेशों में स्थापित करना, हाँ ये मतलब पूर्ण तरह से नहीं है, लेकिन इसका आंशिक अर्थ है। 30 में आइए, सी में आज चलते हैं हम लोग। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना। तो इन तीनों में से तो सबसे ज़्यादा पर्याप्त सी है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ यही हो गया कि दूसरों देश के साथ जो आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंध हैं उसको यथासंभव कम करना, ताकि व्यापार क्या किया जा सके, कोई भी वस्तु का आयात निर्यात सुगमता और सरलतापूर्वक किया जा सके। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। और चौथा में है आयात प्रतिस्थापना के कार्यक्रमों को त्याग देना, ये तो बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा बी में, थोड़ा इसमें बी लग रहा था कि भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, तो ऐसा नहीं है कि स्थापित करना ही ग्लोबलाइजेशन है। हाँ, उस परिप्रेक्ष्य में जो स्थापित किया जा सकता है तो वह उसका एक कड़ी जरूर है, लेकिन वह उसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट 12 में देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा हो। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत का जो टोटल श्रम शक्ति, अभी हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्या कैसा किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मतलब ये भी हम लोगों ने देखा कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन था, उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से भारत एक श्रम अधिक वाला अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया था। तो यहाँ पर करा कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको यह भी पता होना चाहिए इससे पहले कि केवल कृषि क्षेत्र से ही देश के कुल श्रम का लगभग 49% लोग रोजगार सृजन करते हैं। यानी कृषि क्षेत्र से ही जो लोग 49% जो ऐसा है जो क्या करते हैं, श्रम शक्ति रोजगार। लेकिन कह रहा है कि श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो वह 54%, ऑप्शन नंबर सी है। आधे से अधिक क्या है, वह श्रम शक्ति कहाँ लगा हुआ है, वो कृषि में लगा हुआ है। चलिए आगे हम लोग आते हैं 13 में। अब हम लोग आते हैं 13 में, कह रहा भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आ गया बेरोजगारी। उधर तो हम लोगों ने देख लिया कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में तीनों देखा, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो एक कॉन्सेप्ट उधर था जिससे 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट बेरोजगारी पे चलेंगे जिससे 10 से 12 प्रश्न आपको बन सकते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। ऑप्शन में है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक और संरचनात्मक। ये क्या होता है। तो बेरोजगारी मुख्यतः क्या होता है, जब एक व्यक्ति क्या होता है सक्षम रूप से, या कहिए कि उत्सुकतापूर्वक या इच्छापूर्वक जब वह रोजगार की खोज करता है तब उसे रोजगार नहीं मिलता, तो वह बेरोजगारी कहलाता है। तो भारत में जो बेरोजगारी है मुख्यतः 3 भागों में उसे बांटा गया। एक शहरी बेरोजगारी, और पहला कहिए ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा शहरी बेरोजगारी, और तीसरा शहर एवं ग्रामीण दोनों बेरोजगारी है जो दोनों में व्याप्त है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी में मुख्यतः कौन से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रामीण बेरोजगारी में आपको देखने को मिल जाएगा अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरा मिल जाएगा आपको मौसमी बेरोजगारी। और शहरी क्षेत्र में आप आएंगे तो शिक्षित और औद्योगिक बेरोजगारी है। शिक्षित शहर एवं और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो जिसमें आपको खुली बेरोजगारी, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी देखने को मिलेगा, संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलेगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलेगा। तो ये सभी बेरोजगारी के प्रकार हैं जो हम लोगों ने समझा। अब ऑप्शन में है तकनीकी। तकनीकी किस में आता है, तकनीकी आ जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी में। यानी तकनीकी पैटर्न के कारण जब क्या होता है कि तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप जब क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होते हैं, कारीगर में जो अपेक्षित कुशलता वो नहीं रह पाती है, जिसके कारण वो
या तो हटा दिए जाते हैं, या वो कंपनी होता है जो पहले वाला वो बंद हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण जो अपेक्षित जो कारीगर होते हैं वो अपेक्षित कुशलता यानी कि जैसा डिमांड है, जैसा चाहिए, वो उस अनुसार नहीं हो पाते हैं। तो जिसके कारण बेरोजगार रहना, तो तकनीकी बेरोजगार हो गया। चक्रीय में क्या होगा, एक चक्र होता है। जैसे क्या हो गया, जब अर्थव्यवस्था तेज हुआ, जब अर्थव्यवस्था में क्या आ गया, तेजी आया, तब क्या हो गया, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। जैसे ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा तो लोगों को रोजगार भी मिलना स्टार्ट होगा, रोजगार भी सृजन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदी आया, उत्पादन कम हुआ, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। जैसे कोरोना में ही देख लीजिए किस तरह से क्या हो गया, जैसे ही उत्पादन कम हुआ, लोगों बेरोजगार होना स्टार्ट हो गए, लोगों का जॉब जाना स्टार्ट हो गया। तो उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है, यह शहरी और ग्रामीण में आता है। घर्षणात्मक में क्या होता है, जब एक व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाते हैं, तब वह परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ दिनों तक उन्हें बेरोजगार का सामना करना पड़ता है, वो परिवर्तन के कारण। उसी को हम लोग घर्षणात्मक कहते हैं। संरचनात्मक में क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा संरचनात्मक का ही एक भाग है तकनीकी, जिसमें क्या हो जाता है, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण जो अपेक्षित जो कारीगर होते हैं वो अपेक्षित नहीं हो, मतलब अपेक्षित कुशलता उसमें नहीं हो पाती है जैसा कि चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि पैटर्न जब चेंज हुआ, पैटर्न चेंज का बहुत सारा टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए कि पहले जो एंड्रॉयड से पहले जो बटन वाला मोबाइल आता था, अब उसका जो उद्योग स्थापित था, अब क्या हो गया, उसकी डिमांड घट गई, उत्पादन क्षमता घट गया। तो उसमें जो श्रमिक लगे हुए थे अब उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उत्पादन क्या हो गया, डिमांड ही मांग ही कम गया, परिवर्तन आ गया। अब लोग जो भी होता सस्ता में ही एंड्रॉयड खरीदना चाह रहे हैं। तो उसमें जो फैक्ट्री लगा हुआ था, जो कंपनी, जो प्रौद्योगिकी, जो उद्योग था, उस उद्योग में क्या हो गया, कमी आ गया, उसकी मांग घट गई, उत्पादन क्षमता कम गया। तो उसमें लगे श्रमिक और अन्य को हटा दिया जाएगा। तो वही होता है टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण। तो वो संरचनात्मक भाग है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। अधिकतर बेरोजगारी यही देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से चक्रीय के तुलना में हो गया और घर्षणात्मक के तुलना में संरचनात्मक, इन चारों ऑप्शन में संरचनात्मक बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 14 में आइए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत में है जो बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित प्रदर्शित किसके द्वारा किए जाते हैं, वह किया जाता है NSSO के द्वारा। और आपको यह पता होना चाहिए, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे, इसका इंग्लिश होता है ना। ये तो नेशनल सैंपल सर्वे, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी नेशनल सैंपल सर्वे को 23 जून है या अप्रैल ऐसे ही है 2019 को क्या कर दिया गया, NSO और CSO ये दोनों संख्यांकित संगठन था जो आंकड़े को एकत्रित करता था। NSSO का जो मुख्य कार्य था उस पर थोड़ा विशेष देख लेते। रोजगार एवं बेरोजगार, घरेलू उपभोक्ता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के आदि विषयों के स्तर का नमूना का सर्वेक्षण करना NSSO का काम था। तो अब क्या कर दिया गया, NSO CSO को मिलाकर एक नया स्थापना कर दिया गया NSO। तो ये ध्यान रखिए, तो कोई भी जैसे हो गया कि क्या करना है, अगर गरीबी रेखा का निकालना तो गरीबी रेखा का, जैसे ही गरीबी रेखा का निर्धारण करेगी तो NSSO का जो डाटा है उसी डाटा का प्रयोग करके वो उसका निर्धारण करेगी। तो यही होता है इसका कि रोजगार, बेरोजगार हो गया, उसके बाद हमने देखा कि घरेलू उपभोक्ता व्यय हो गया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं आदि विषयों के स्तर का नमूना का सर्वेक्षण करना NSSO। तो वही बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करना किसका काम था, वह NSSO का था, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में। यह इसकी स्थापना PC महालनोबिस, इसमें महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है PC महालनोबिस का। तो आगे वो भी चर्चा होगी कि किस तरह से NSO, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि CSO की स्थापना 1949 ईस्वी के सचिवालय में होता है, 1951 ईस्वी में इसका कार्य स्टार्ट हो जाता है CSO का। तो दोनों को मिलाते हैं, उसका CSO को होता है सेंट्रल सैंपल, और ये CSO का परिभाषा, अच्छा ठीक है आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित और रोजगार के आंकड़े को एकत्रित NSSO के द्वारा ही किया जाता है, ना कि नीति आयोग, मार दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग को है किस तरह से वो निर्धारण करेगी और अन्य चीज़ों में। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो भारत में बेरोजगारी की जो किस्म पाई जाती है वो कितने प्रकार की है। तो ऑप्शन में चलिए देखिए, अल्प रोजगार, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक, ये सभी बेरोजगारी किस्म पाए जाते हैं। अभी हमने देखा ना बेरोजगारी के प्रकार क्या है, एक ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रामीण में देखा था हम लोगों ने कि अदृश्य, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह रहे थे हम लोग। दूसरा हम लोगों ने देखा था मौसमी बेरोजगारी, और शहरी में हम लोगों ने देखा था औद्योगिक एवं शिक्षित बेरोजगारी। और ग्रामीण और शहर दोनों में हम लोगों ने देखा था 4 से 5 देखा था। पहला देखा था क्या कि खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी को ही हम लोग क्या कर रहे थे,
अनैच्छिक बेरोजगारी भी कर रहे थे, और दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी हम लोगों ने देखा था। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, घर्षणात्मक बेरोजगारी देखा था, चक्रीय बेरोजगारी देखा था। तो ये सभी इनमें से सभी हो जाएगा बेरोजगारी के ही किस्म है। अंतर क्या है कि चक्रीय बेरोजगारी में क्या हो जाता है, चक्रीय परिवर्तन होता है, यानी चक्र होता है। जिस प्रकार से एक क्या हो गया, जब अर्थव्यवस्था में तेजी आया तो उत्पादन बढ़ा, तब लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। अर्थव्यवस्था में मंदी आया, उत्पादन घटा, तो लोगों को बेरोजगार यानी लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया, रोजगार मिलना कम हो गया। और ठीक इसी प्रकार की ये आर्थिक तेजी, गंदी, सुस्ती, ये आता रहता, वही एक चक्रीय बेरोजगारी कहलाता। संरचनात्मक में स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण जो क्या हो जाते हैं, अपेक्षित जो मजदूर होते हैं वह उसने अनुसार कुशलता नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी आता है। नेक्स्ट देखिए 16 में, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ स्पष्ट पूछ दिया कृषि में, तो हमने जाना था ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। पहला क्या था, हमने देखा था अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी। अदृश्य में क्या होता था, अदृश्य बेरोजगारी में ये होता था कि इसमें क्या होते थे कि इस प्रकार के बेरोजगारी में कार्यरत श्रमिकों को संख्या आवश्यकता से अधिक होती थी, यानी आवश्यकता से अधिक होती थी। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर उस काम में जो संलिप्त श्रमिक हैं अगर उसको निकाल दिया जाए तो उनकी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, ये संरचनात्मक, ये प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यानी इसमें जो होता है लोगों का जो सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। तो ये हो गया क्या हम लोगों ने समझा, ये हम लोगों ने देखा था अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जाना था। और है अब है बी में खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में हमने देखा था यह शहर एवं ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में आता था। खुली बेरोजगारी के मतलब हो गया एक व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी है उस पर काम करने के लिए वो तैयार है, फिर भी उसको नहीं मिल रहा है, वो खुली बेरोजगारी हो गया। घर्षणात्मक में क्या देखा, जब एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में जाता है तो वह परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान में वो जो परिवर्तन होता है एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में, तो परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ दिन उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वो घर्षण होता है। और संरचना में अभी हमने चर्चा किया कि किस तरह से संरचनात्मक में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण जो कारीगर होते हैं वो अपेक्षित वह क्या होते हैं, कुशलता नहीं रह पाती है उनमें, जिसके कारण वो होता है। तो कृषि क्षेत्र में क्या हो जाएगा, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो क्या होता है, जिसमें आवश्यकता से अत्यधिक मजदूर रहते हैं, अगर उनको श्रमिकों को उनसे हटा दिया जाए तो उनकी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में 17 में आइए, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, तो हमने देखा कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप 2 प्रकार की, एक अदृश्य जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कर रहे थे, अदृश्य मैंने दिखता नहीं हो, यानी कि अगर कोई भी कार्यरत है काम है अगर उसमें से आवश्यकता से अत्यधिक, मतलब इसमें अर्थ यही हो गया कि इस प्रकार के बेरोजगारी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है और उनको अगर निकाल दिया जाए तो उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह अदृश्य प्रश्न तो ऑप्शन में तो है नहीं। और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, एक मौसम के बाद जब दूसरी मौसम यानी मौसम परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। आप देखते होंगे कि एक ठंडा ऋतु, जाड़ा ऋतु आता है, रबी और खरीफ होता है, तो उस परिवर्तन के दरमियान में क्या होना होता है, श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है और मौसम बदलने के कारण श्रमिकों को अपना रोजगार भी बदलना पड़ता है और इस दरमियान में उनको कई महीने बेरोजगार रखना पड़ता है। कहा जाता है, अनुमान लगाया गया कि साल में जो एक बार एक फसल की बुआई करते हैं उनको 5 से 7 महीना बेरोजगार रहना पड़ता है और जो 2 फसल की बुआई करते हैं वह लगभग 3 से 4 महीना का उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वह मौसम की परिवर्तन के कारण जो कृषि कार्यों में परिवर्तन आता है उसके कारण, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। स्वयं ही देख लीजिए ना, खरीफ आता, खरीफ के बाद रबी आता है, तो जब रबी होता है तो बुआई हो गया, बुआई के बाद उसको रोपा गया, फिर बीच में थोड़ा खाद पड़ गया, उसके बाद क्या करते हैं किसान, उस मौसम परिवर्तन के कारण जब तक वो कटे नहीं, सूखे नहीं, तो उनको एक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता, तो ही मौसमी बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट देखिए 18 में देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी हमने जाना था कि अदृश्य बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कह रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत में आ रहा था, जिसमें क्या हो रहे थे, आवश्यकता से अधिक मजदूर कार्यरत थे और अगर उन्हें हटा दिया जा रहा था तो उनकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो ऑप्शन पहला पढ़िए, काम करने का इच्छुक होना, काम ना मिलना। चलिए नेक्स्ट दूसरे में देखते हैं, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, ऐसा। तीसरा है, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना अपर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे पर्याप्त ऑप्शन नंबर डी है। प्रच्छन्न और अदृश्य बेरोजगारी में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक कार्यरत लोग होते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता तो उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
9 में देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में दो बेरोजगारी था, एक मौसमी बेरोजगारी और एक अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी में हमने देखा किस तरह से मौसम में परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में भी परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के दरमियान में क्या करना पड़ता, किसानों को मौसम पर डिपेंड रहना पड़ता। उस दरमियान उन्हें क्या करता है, कुछ दिनों तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जैसे एक डाटा निकल के आया कि अगर जो एक मतलब एक फसल की अगर बुआई कर रहे हैं उस साल में, तो उनको 5 से 7 महीना बेरोजगार पड़ना है। जो 2 कर रहे हैं वो 3 से 4 महीना का बेरोजगारी, इस तरह से वो हो रहा। अदृश्य में क्या था, हमने देखा आवश्यकता से अधिक कार्यरत लोग थे, जब उन्हें हटा दिया जा रहा था उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 में देखिए वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। तो वह जो प्रश्न हो जाएगा वह सी हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। कैसे, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी में क्या हो रहा था कि उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या हो रहा होगा, इसमें मतलब विशेष संसाधन का उपयोग किया जा रहा था। उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया गया था। इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अलग थी और उतना होने के बावजूद भी वो क्या हो रहे थे, शिक्षित वर्ग में मतलब उतना होने के बावजूद भी उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसे ही शिक्षित बेरोजगार कह रहे थे और यह समस्या वर्तमान समय में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और अभी भी यह व्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, तो शिक्षित में हमने क्या जाना, हमने देखा शिक्षित में क्या हो जाता है, जिनके क्या हो रहे थे शिक्षण प्रशिक्षण में क्या करने का एक बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाता था तथा इन श्रमिकों की दक्षता भी अन्य श्रमिकों की तुलना में क्या होती थी, अधिक और अत्यधिक दक्ष होती थी। ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगार। चलिए किसमें, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी वही प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है किसमें, कृषि क्षेत्र से तो बिल्कुल संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से तो यही ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हो जाएगा। बी निर्माण हो गया, बी निर्माण नहीं, शहरी क्षेत्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 पर्याप्त लग रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संरचनात्मक। संरचना में हम लोगों ने क्या देखा, जो स्ट्रक्चरल की कमी के कारण स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या हो जाता था, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण जो क्या थे, श्रमिक थे, वह क्या हो रहे थे, कारीगरों की अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। यानी प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण जो कारीगर थे वो अपेक्षित उस अनुसार नहीं हो रहे थे, जो परिवर्तन में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में हो गया। जिस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल दिया किस तरह से अभी एंड्रॉयड मोबाइल और पहले बटन वाला था, लेकिन उसकी डिमांड कम जाने के कारण क्या हो गया, वह टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया और परिवर्तन के कारण क्या हो गया, उसकी उत्पादकता मांग कम गई, उत्पादन कम गया, तो वहाँ पर जो कार्यरत श्रमिक थे उन्हें हटा दिया गया। तो वह क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी का ही एक भाग है। तो उसमें क्या हो जाता, अवस्फीति की अस्पष्टता, भारी उद्योग की अभिन्नता, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसमें जो परिस्थिति बन जाता है, देखिए कच्चे माल की कमी यह बिल्कुल नहीं होगा, भारी उद्योग की अभिन्नता यह भी नहीं होगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता तो यही होता है कि क्या होता है, जो मजदूर होते हैं अपेक्षित कुशलता नहीं हो पाते हैं, तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो पाती है वो। नेक्स्ट 23 में देखिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार, तो शहरी क्षेत्र में दो हमने देखा था, एक शिक्षित बेरोजगारी और दूसरा हमने देखा था औद्योगिक। तो सब कह रहा शहरी क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए मारिए, शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उनके क्या करने में, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण में एक बड़े संसाधन का उपयोग किया जाता तथा इनकी दक्षता भी अन्य श्रमिकों की तुलना में अत्यधिक और ज़्यादा होती है और उसके बावजूद भी यह रोजगार विहीन होते हैं। इसी को हम लोग शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 24 में, प्रच्छन्न बेरोजगार का अर्थ है समानता। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी कोई हम लोगों ने देखा था, क्या कहा जाता है, यह अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, कि श्रमिकों की उत्पादकता, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता, जिसमें हम लोगों ने देखा था ना कि जो इसमें क्या होती है, रोजगार लोगों की जो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता, यानी आवश्यकता से अधिक मजदूर कार्यरत रहते हैं, अगर क्या कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी श्रम की जो सीमांत उत्पादकता वह शून्य होती है, यानी हटाने के बावजूद भी उस श्रम को प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए श्रम का उत्पादकता शून्य यहाँ दिखाया गया। तो अर्थ समझिए, थोड़ा टेक्निकल किया गया, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अर्थ वही निकल के आएगा कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, अर्थात शून्य नहीं रहता तो प्रभाव पड़ता ना, शून्य है तभी तो नहीं प्रभाव पड़ा ना उसके श्रम का। 25 में देखिए, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शिक्षित बेरोजगार में आ जाएंगे।
तो बिल्कुल शिक्षित में क्या था, अभी हमने देखा शिक्षित बेरोजगार में क्या हो रहा था। उसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में क्या किया गया है, संसाधनों का उपयोग किया गया तथा इन श्रमिकों की जो दक्षता है अन्य श्रमिकों की तुलना में काफ़ी दक्ष भी है और अधिक भी है और अच्छे भी है। और ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट 25 के बाद हम लोग 26 में आते हैं। 26 में कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को एक वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता। अब बताइए वो किस प्रकार के होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में, शिक्षित में तो मिलता ही नहीं है। संरचना में क्या होता है, संरचना में जैसे ही प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण जो कारीगर होते हैं वह अपेक्षित कुशलता नहीं हो पाते हैं तो हट ही जाते हैं। मौसम में क्या हो जाता है, मौसम में मौसम में परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में भी परिवर्तन होता है। तब उस परिवर्तन के दरमियान में किसानों को क्या करना पड़ता, कुछ दिनों का बेरोजगार का सामना करना पड़ता। तो यही हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो साल में एक फसल की बुआई करते हैं वो 5 से 7 महीना बेरोजगार रहते हैं, 2 करते हैं जो 3 से 4 महीना करना पड़ता है उनको। तो वही होता है कि मौसम में परिवर्तन के कारण जो कृषि कार्यों में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के कारण वह किसानों को कुछ महीने तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, तो उस बीच में जब बदलता है तो कुछ दिन तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 27 में देख लीजिए, प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रचंड बेरोजगारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन में है क्या है, चलिए, अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो अल्प रोजगार ही कहिए प्रचंड बेरोजगारी को। इस चारों ऑप्शंस में तो पर्याप्त अल्प रोजगार ही, मौसम का तो अलग है ही है कि मौसम में परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में भी परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो श्रमिक किसान होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, यानी कुछ दिन उनको काम नहीं मिलता है, काम नहीं वो करते हैं। और चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 में, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, कृषि क्षेत्र की विशेषता, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अदृश्य बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक मजदूर कार्यरत रहते हैं और अगर उनको क्या कर दिया जाए, कुछ श्रमिकों को कार्य पे से निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी जो श्रम की सीमांत जो आ रही थी उत्पादकता, वो भी शून्य आ रही थी। नेक्स्ट देखा 29 में हम लोगों ने देखा कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो डाटा का उपयोग किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, NSS का। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा निर्धारण कौन करता है, ये नहीं पूछ रहा है कि निर्धारण करने के लिए कहाँ से वो डाटा को कलेक्ट करेगा, तो NSS वो नहीं प्रश्न पूछ रहा है गरीबी रेखा का। तो गरीबी रेखा का निर्धारण वो नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा, उसमें मॉस्पी होता है। आगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसकी भी कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, मॉस्पी क्या है, नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग की इसमें अहम भूमिका होती है निर्धारण में मॉस्पी के सहयोग से। नेक्स्ट 30 में देखिए, भारत में किस राज्य को गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा। तो आपको लग रहा होगा झारखंड, तो नहीं, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जो मतलब बोला जाता है कि जो गरीब का प्रतिशत है वह लगभग 39%, ऐसा बताया गया 39% जो गरीब हैं इतना। और उसके बाद झारखंड का आता है 36%, है ना। तो ये डाटा को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो 39.9 यानी 40% है। और उसके बाद आता है वही उड़ीसा 36% है के साथ। तो ये गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 31 में आ जाते हैं हम लोग। 31 में कह रहा अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण क्या। आप देखिए अल्प विकसित, हमने देखा था अर्थव्यवस्था के जब प्रकार था उसमें हमने देखा था कि नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हमने देखा था अल्प विकसित, विकसित और विकासशील, तीन थी चर्चा की थी। अल्प विकसित में हमने देखा था कि प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों में से एक नग्न हो, उसी को हम लोग अल्प विकसित कहते हैं। जिसमें से देखा था उसमें क्या होता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मुख्यतः आय में, तो मतलब मुख्य कारण क्या है, देखिए स्वैच्छिक निष्क्रियता, चलिए आय में असमानता, चलिए ये भी पर्याप्त है कि आय में असमानता होती ही होती है। सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो इन चारों ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा पर्याप्त क्या लग रहा है कि आय में असमानता होती है, वही तो अल्प विकसित होता है ना। और आय में असमानता का कारण हमने देखा ना कि उस तीनों में से एक का नग्न उपयोग होता, हो ही नहीं पाता, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलती है। और आय की असमानता के बाद फिर और भी उसमें बहुत सारा है, सामाजिक कारण है जिसमें रूढ़िवादियों पद्धति को अपनाना, फिर इधर आ गया निम्न आय होना, उसके बाद संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाना, ये सभी कारण हैं। तो 31 का पर्याप्त आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निर्धनता यानी गरीबी रेखा का किसके द्वारा आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और देश में मलिन वस्तु की जनसंख्या। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न करा निर्धनता का आकलन। देखिए पहले क्या होता था, आय के आधार पर किया जाता था, लेकिन
क्या हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया कि परिवार के व्यय के आधार पर, यानी व्यय के आधार पर आय वाला डाटा मिलना नहीं मिल पा रहा था एग्जैक्ट, लेकिन व्यय वाला डाटा वो है, उस पर मतलब ये चीज़ पता किया गया कि जो खरीदने की क्षमता है, उपभोग करने की क्षमता, उसका डाटा एक वास्तविक रूप से उपलब्ध है। तो परिवार के उपभोग व्यय का है, व्यय के आधार पर क्या क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कह रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि आगे किस तरह से सी रंगराजन समिति बैठाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि 916 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर 1000 रुपया शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति का प्रति माह का जो व्यय है वो फिर आप देखेंगे, फिर उसमें कैलोरी को भी जोड़ा गया। तो यानी कहने का मतलब जो निर्धनता के स्तर का हुआ है, वह भी आगे प्रश्न देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वो बहुयामी अपनाया जाता है, बहुयामी बहुमुखी को रखा जाता है कि एक क्षेत्र को देखा जाता है, तो वो भी आगे देखेंगे कि जो निर्धारण किया जाता है उसमें बहुयामी विकल्प को रखा जाता है, नहीं हर क्षेत्र को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्षेत्र में है, सिर्फ रोड मतलब कोई एक क्षेत्र में जैसे वस्तु को किन रहा है, वस्तु के साथ साथ में अन्य खाद्यान्न भागों को कहाँ कहाँ व्यय कर रहा है, तो उस चित्रों को आगे हम लोग देखेंगे। तो निर्धनता के जो स्तर हैं, उस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5:32 में, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह 1975 ईस्वी में ही स्टार्ट किया गया था। आशा करिए 1975 में, है ना, उस समय क्या होता है, कल्पना करिए क्या होता है 1975 में। तो इस समय ये इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कहता है, 25 जून को यानी आधी रात यानी 26 जून को 1975 ईस्वी को इमरजेंसी भी लगाया जाता है इन्हीं के द्वारा। तो काफ़ी चर्चा है, तो इसलिए याद रहेगा। तो 20 सूत्री कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जिसमें 20 अलग अलग क्षेत्रों पर विकास की बात करने की बात की जाती है। 34 में देखिए, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया, देखिए मध्य प्रदेश का जो सियोया जिले है ना, उसी को भारत का इथोपिया कहा गया। उसमें देखा गया कि 2009 से 15 के बीच में काफ़ी बच्चे कुपोषण का शिकार हुए थे, 1 करोड़ से 10 लाख के बीच में। और इतनी बड़ी संख्या में कुपोषण का शिकार होने के कारण इस जो है अत्यधिक मध्य प्रदेश को, सियोया जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है। 35 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए उपयुक्त है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी ऊपर चर्चा हुई थी, क्या चर्चा हुई थी कि भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन करने के लिए, जिसमें हमने जाना था कि परिवार के उपभोग के व्यय का आकलन किया जाता है। पहले आय का था, लेकिन अब उपभोग व्यय का हो रहा। अब करा गरीबी की तीव्रता का माप के लिए उपयुक्त क्या है, मानव विकास सूचांक HDI है। तो HDI आगे हम लोग देखेंगे, HDI का जो भूमिका है वो क्या है। तो HDI हम लोग आगे देखेंगे कि इसका जो ये HDI है, उसकी जो आर्थिक विकास के में उसकी उपयोगिता की जाएगी, है ना। तो यहाँ गरीबी की तीव्रता है तो HDI नहीं होगा। लिंग असमानता, ये भी आर्थिक विकास में देखा जाता है। मानव गरीबी सूचांक, ये भी यहाँ क्या कि देखिए, अब प्रश्न बचा कि लिंग मतलब ऑप्शन तो छट गया, तो बहुयामी गरीबी सूचांक का, यानी बहुयामी यानी बहुत सारे आयामों को रखा जाता है, उसी के आधार पर गरीबी सूचांक का निकाला जाता है। तो ही गरीबी की तीव्रता का माप के लिए उपयुक्त है बहुयामी गरीबी सूचांक है, वही है। यानी कि इसमें सभी आधार को रखा जाता है। सभी आधार कहने का अर्थ में क्या हो गया, यानी कि मतलब तीनों चीज़ को आप इसमें देख सकते हैं बहुयामी में, है ना। जिस प्रकार से आर्थिक विकास के मापक की गणना में 3 जो है ना, मतलब तीन क्या अन्य है आर्थिक विकास के मानव, जैसे मानव विकास, HDI, लिंग, ये सभी तो आर्थिक विकास के क्या है मापक में ये है। लेकिन यहाँ पर करा गरीबी की तीव्रता के तो बहुयामी गरीबी सूचांक, यानी हर क्षेत्र में भोजन पे कितना कर रहा है, अन्य वस्तुओं को खरीदने पे कितना कर रहा है। तो जो व्यय का है ना, उपभोग परिवार के उपभोग व्यय का जो अपनाया गया था वो बहुयामी अपनाया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी और भी आयाम, सिर्फ एक आयाम को नहीं रखा गया कि सिर्फ क्या हो दाल खरीद रहा हो तो दाल के, नहीं हर एक आयाम को, भोजन के साथ साथ में वस्त्र का, मतलब हर एक आयाम को इसमें रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। अब कह रहा कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए छात्र को, तो IRDP यह भी किया गया था। अब आइए IRDP के बारे में जानिए, यह IRDP का क्या था। तो IRDP को समझने के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो 1978 और 1979 में चला गया था। तो 1978 में लगभग 2300 जिला में स्टार्ट किया गया था, 1980 में 5000 जिला में स्टार्ट कर दिया गया। ट्राइज में क्या हो गया, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें केंद्र सरकार यह इस पर जोर दी थी कि क्या हो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण में जो BPL लोग हैं उनको तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता प्रदान की जाए। यह भी 1979 में स्टार्ट किया गया। नरेप में क्या हो गया, यह आप आगे चलकर देखेंगे, मनरेगा में चेंज होगा। नरेप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट था, जो राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत में इसकी अहम योगदान था जो 1980 में इसमें इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार कम रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए क्या करना, अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 37 में। कथन करा, ए में कथन क्या है, भारत में गरीबी, नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। हाँ, यह भी कहना सही है, मतलब कि भारत में जो नगरीय गरीबी की जड़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, क्योंकि ग्रामीण से ही निकल के आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धता नहीं होने के कारण वहाँ पर गरीबी अन्य शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारा मतलब पूर्ण रूप से ना ही रोड का विकास और भी बहुत है, स्वच्छता हो गया, नल हो गया, जल हो गया। हालांकि अब की सरकार में ये किया गया, लेकिन कुछ वर्ष पहले देखेंगे तो नल, जल, स्वच्छता और शौचालय इन सभी पर पहुंच भी नहीं था। इसके कारण तो यह कहना सही है कि भारत का नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण से, क्योंकि नगरीय ग्रामीण लोग ही क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं, या तो रोजगार की तलाश में हो या अच्छी शिक्षा की तलाश में हो। तीसरा आपका कारण कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा। क्या सिर्फ यही कारण है कि शिक्षा का स्तर नीचा है इसलिए ग्रामीण में जन्म नहीं? यह कहना गलत है। और भी अन्य मौलिक सुविधाएं हैं जो वहाँ उपलब्ध नहीं है, उन्हें हो पाने के कारण वह नीचा है। तो यह ए और आर, ए तो सही है, ए और आर सही है, लेकिन आर जो है उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। ए आर दोनों सही, ग्रामीण में शिक्षा स्तर नीचा जरूर है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि कथन है तो कारण इसी कारण है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 38 में देखिए, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय योजना क्या है, तो अंत्योदय योजना जो मुख्य रूप से चलाया गया था, यह लाखों गरीबों परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने वाला एक सरकार द्वारा प्रायोजित योजना था। तो यानी आप कह सकते हैं इसे गरीबों में सबसे गरीब की मदद करने वाला यह अंत्योदय योजना था। कहा जाता है सबसे पहले राजस्थान में ही लागू किया गया था। कुटीर ज्योति योजना काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह कुटीर ज्योति योजना यानी कि बीपीएल परिवारों को एक जो होता है ना, मतलब बिजली को उपलब्ध कराना, इसमें मुख्य भूमिका रखा गया था। तो 39 का सही प्रयोग हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर परिवारों को विद्युत यानी एक जो कनेक्शन है, यानी कि एक उसको क्या बोलते हैं, यानी कि विद्युत को उपलब्ध करवाना ही, सिंगल पॉइंट उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य था बीपीएल वाले को। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वर्ष पहले देखेंगे तो किस तरह से बीपीएल वालों को आया था। हालांकि अब तो हर जगह लक्ष्य ये बना लिया गया कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को उपलब्ध कराना ही कराना, और लगभग उसके करीब ही है भारत। 40 में देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है। अब कर रहा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन करता है, IBRD का, IMF का, UNDP, WTO। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन, किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो वह हो जाएगा IBRD। अब ये IBRD क्या है, इंटरनेशनल ऑफ बैंक रीडेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये IBRD IMF क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए याद करिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा हुआ 1945 ईस्वी तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा क्षति यूरोपीय देशों को होता है, और उन सभी जो होता है, उन संयुक्त राष्ट्र में से जो शामिल देश होते हैं वो सभी मिलकर एक बैंक का यानी कि विश्व बैंक का गठन करते हैं। और विश्व बैंक में जो होता है दो प्रकार के गठन करते हैं। एक होते हैं कि जो भी क्षतिपूर्ति हुआ उस क्षतिपूर्ति को पूर्ति करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा उसमें IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको दिया जाएगा वह यूरोपीय देश को। और दूसरा IMF रखा गया है कि यानी असंतुलन के कारण जो क्या हो गया, आर्थिक जो असंतुलन आया उसके तत्काल ऋण देने के लिए IMF की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है, और आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व में काफ़ी क्षति किसकी होती है, यूरोपीय देशों की ही होती है। तो उसे कम ब्याज पर, और जो शामिल होते हैं, जो दबदबा भी होता है इनमें, वह जो पैसे भी लगे होते हैं वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पैसा लगा हुआ, पूरे राष्ट्र का, जो उसमें 189 जितने भी देश थे। लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है वह यूरोपीय देशों का मिलता है। हाँ, वो सही है कि सबसे ज़्यादा जो क्षति है मकान की, मानव की जान की सबसे ज़्यादा क्षति यूरोपीय देशों में थी। लेकिन आप वही पैसों का उपयोग करके आज 50 देश में यूरोपीय कितना आगे निकल चुका है। तो उसी समय ये स्थापना किया गया था, वही है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी के द्वारा IBRD के द्वारा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी का भाग IDA है ना। ये दोनों देने वाली संस्था है। तो आप ध्यान में रखिएगा, IMF क्या था, ये दोनों को उसी समय स्थापना किया जाता है। एक दिया जाता है कि पुनर्निर्माण करने के लिए, और एक तत्काल अगर असंतुलन आ जाता है अर्थव्यवस्था में उसके कारण IMF के द्वारा दिया जाता है। दोनों देती है, लेकिन दोनों का देने का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो वही है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI हो गया, जिसमें मानव विकास सूचांक है ना, वो आप आगे देखेंगे UNDP के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रवासी प्रकाशन किया जाता है, यह रिपोर्ट किया जाता है IBRD के द्वारा किया जाता है। IBRD क्या था वो भी हम लोगों ने समझा, और किन परिस्थिति में इसका निर्माण किया गया, किसके लिए किया गया, इसका
लाभ सबसे ज़्यादा किन देशों को मिला। नेक्स्ट 41 में देखिए मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया, तो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह किसने बनाया। अब देखिए किसने बनाया तो बात ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। अब किसने बनाया तो आपको जैसे ही आ जाएगा, तो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे वो कौन थे, महबूब अल हुक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। हाँ, वो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरह से जो सूचकांक के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया, अति उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक, वो अलग है, चर्चा करेंगे आगे। तो मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया, अनकैट एशियन, IBRD, तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये UNDP क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो UNDP है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो 24 अप्रैल 1945 को जिसकी स्थापना की गई थी, उसका एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है ये। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करती है UNDP। तो इसी के द्वारा यह HDI बनाया गया। तो अब HDI क्या है, तो यह HDI है आर्थिक विकास का मापक है। क्या आर्थिक विकास की मापक सिर्फ HDI है, तो नहीं। HDI के अलावा जो हमने देखा था ना, एक ऑप्शन में आया था लैंगिक विषमता यानी GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और भी है GEM है, फिर GWI है, लैंगिक खुशहाल सूचांक है, ये सभी आयाम है, 5 से 7 आयाम है, वो सभी क्या है आर्थिक विकास के सूचकांक है। उनमें से एक HDI है, और HDI UNDP के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड संघ यानी UN का एक क्या है, एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी को कम करने, आधारभूत यानी ये सभी को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। 42 में देखिए मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो अभी हमने चर्चा किया था कि जो HDI है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय जो अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑप्शन में से BD दोनों है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका महबूब उल हक की रही थी, तो ऑप्शन नंबर D ही पर्याप्त होगा जो पाकिस्तान की थी। 43 में देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो अब हमें समझना होगा कि मानव विकास सूचकांक तो हमने जाना कि किनके द्वारा ये क्या किया गया था, सूचकांक की संकल्पना दी गई थी जिससे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की भूमिका रहती है। अब क्या होता है, मानव विकास सूचकांक को का जो मूल्य है वह 0 से 1 के बीच में मध्य दिया जाता है, और जिस देश का सूचकांक का मान जितना अधिक होता है उस देश का मानव विकास सूचकांक उस श्रेणी में दिखाता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक की गणना वह 3 आयामों पर की जाती है। 3 आयाम वो ध्यान में रखना है और समझना भी है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग चेंज करके दे दिया जाता है। पहला आयाम रखा गया है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की बात, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की बात। दूसरा रखा गया है ज्ञान की बात, और तीसरा रखा गया है जीवन स्तर, यानी 3 आयामों को रखा गया है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के मतलब इसमें रखा गया है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा का मतलब कितना एक एवरेज इंसान जी सकता है, वो हो गया। ज्ञान का मतलब हो गया कि जो स्कूल का औसत है, जो स्कूल है का औसत वर्ष, और स्कूल का प्रत्याशित वर्ष, यानी औसत वर्ष तक कितना जा रहा है, प्रत्याशित वर्ष कितना तक संभावना किया गया। और ज्ञान का मतलब, जीवन स्तर का मतलब होता है प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहला जो है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान, और तीसरा जो है जीवन स्तर, इन 3 आयामों को रखा गया। तो आइए हम बारीकी से देखते हैं ऑप्शन में स्वास्थ्य एवं पोषण। तो बताइए स्वास्थ्य एवं पोषण किसके इंडिकेट कर रहा है, क्या मानव विकास सूचकांक का, बिल्कुल है। अगर स्वास्थ्य एवं पोषण की बात करें तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन में ये चीज़ इंक्लूड है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन कब होगा, जब स्वास्थ्य एवं पोषण अच्छा रहेगा। तो यह इसका एक आंशिक अर्थ निकल रहा है। बी में प्रति व्यक्ति आय, तो याद करिए क्या प्रति व्यक्ति आय इसमें है, तो बिल्कुल है। आप देखिए जाकर कि जीवन स्तर जो हमने तीसरा आयाम था देखा, उसमें क्या बात की, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। फिर तीसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो हमने देखा कि दीर्घ है वो जीवन प्रत्याशा में क्या हो गया, तो वो हम लोगों ने देख लिया कि एक तरह स्वास्थ्य पोषण भी उसमें आंतरिक नहीं था, और साथ में कि जीवन प्रत्याशा यानी जीवन का जो उम्मीद है, आशा है, वो कितना तक किया गया, वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों है, लेकिन क्या सकल नाम निवेश दर है, तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, तो डी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो 3 आयाम को ध्यान में रखना है जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, प्रश्न पूछता है, बस ऑप्शन चेंज रहेगा। अगर वो तीनों आयाम आपको अच्छे से समझ गए हों तो प्रश्न में ज़्यादा घुमाएगा भी, तो आप सही जवाब दे पाएंगे। 44 में देखिए मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है, तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो HDI का 3 सूचकांक है, 3 आयाम है, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा कि दीर्घ एवं जीवन स्तर, दूसरा ज्ञान देखा, और तीसरा हमने जीवन स्तर देखा। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन में क्या देखा हमने कि जन्म के समय जो जीवन का प्रत्याशा है वो हमने देखा। तो देखिए उसमें स्वस्थ
स्वास्थ्य की भी चर्चा हो रही है, तो चलिए स्वास्थ्य है, ज्ञान शिक्षा की भी हो रही है, और तीसरा है जीवन स्तर में, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोगों ने देखा कि सकल राष्ट्रीय आय क्या है उसका, है ना, उस पर हम लोगों ने देखा। तो अब देखिए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की नहीं, जीवन स्तर का। चलिए बी में शिक्षा रोजगार का इसमें नहीं चर्चा हुआ, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन, हाँ ये बात हुआ है, स्वास्थ्य का बात हुआ है क्योंकि दीर्घ एवं जीवन स्तर की बात हुई है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की बात हुई है, दूसरा ज्ञान की बात हुई, और तीसरा जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी हमें पर्याप्त लग रहा है। डी में भी रोजगार है इसलिए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हाल ही में बीपीएससी हो जाए, अन्य बहुत सारे एग्जाम आप जितने भी दे रहे हो ना, ऑप्शन थोड़ा चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वहीं से निकाला हुआ रहेगा। 45 में देखिए राज्य स्तरीय मानव विकास सूचांक जारी करने वाला प्रथम राज्य। अब पहला राज्य बताइए जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जारी किया था, यानी राज्य स्तर पर। तो उस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। और आपको पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश है वह राज्य उपराष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला राज्य बना था, विश्व का बना था। यह रिपोर्ट पहला बार कब क्या था, 1995 में, और शायद 1995 के बाद दूसरा करता है 98 में, फिर 2002 में, फिर 2007 में। ये रहता है इसका 4 रिपोर्ट जारी करता है। 46 में देखिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। अब है यूएनडीपी के आधार पर, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर जो मानव विकास रिपोर्ट है वह दर्ज किया गया भारत में पहली बार, तो अप्रैल 2002 को यूएनडीपी का जो मानक है, जो आधार है, उसके आधार पर भारत में तैयार किया गया था। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अब 47 में है यूएनडीपी को मानव विकास सूचांक भारत में किस श्रेणी में रखा गया। अब यूएनडीपी तो वही है, यूएनडी जो हमने अभी आपको बताया कि जो 3 आयामों को लिया गया ना, वो यूएनडीपी का ही वो है, दिया गया है आयाम, उसी पर लिया गया है, वो हर देश के लिए वही है। तो यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में रखा गया। आइए अभी हमने देखा कि 3 आयामों को लिया जाता, और उसके बाद हमने देखा कि यूएनडीपी द्वारा बताए गए 3 मानक के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को एक स्केल के रूप में उसे प्रदर्शन किया गया है, यानी इसको 0.0 जैसे पॉइंट हो गया ना, 0.00 से लेकर 1.000 इतना में से विभाजित किया गया, यानी इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला क्या गया है अति उच्च मानव विकास सूचांक, दूसरा क्या गया है उच्च मानव विकास सूचांक, और तीसरा क्या गया है मानव विकास तीसरा क्या गया मध्यम मानव विकास सूचांक, और चौथा क्या गया है निम्न मानव विकास सूचांक। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि जो अति उच्च मानव विकास सूचांक है उसे क्या कहा गया। तो हमने देखा कि जो इसमें मानक रखा गया है वह 0.000 से 1.000 ये रखा गया। तो अति उच्च में रखा गया है कि जिसका मानक क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 0.800 से अधिक होगा, उसको अति उच्च मानव विकास सूचांक में रखा जाएगा। दूसरा उच्च मानव विकास सूचांक में किसे रखा जाएगा, तो उच्च मानव विकास सूचांक में रखा जाएगा जिसका क्या हो जाएगा 700 से 0.799 के बीच में रहेगा, उसे क्या रखा जाएगा, उसे उच्च मानव विकास सूचांक में। अब मध्यम में किसा रखा जाएगा, तो मध्यम में रखा जाएगा जिसका मानव सूचांक क्या हो 0.550 से 0.699 के बीच में हो, उसे मध्यम में रखा जाएगा। और निम्न में किसे रखा जाएगा, जिस मानव विकास का सूचांक 0.550 से कम हो उसे निम्न में रखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 डाटा देखा। पहला अति उच्च में 0.800 से अधिक हो, तो दूसरा में देखा 0.700 से 0.799 के बीच हो, तो मध्यम में उच्च में रखा जाएगा, और मध्यम में 0.550 से 0.699 रखा जाएगा, और निम्न में 0.550 से कम। इस प्रकार से 4 है। तो अब प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्ट में मानव किस श्रेणी में रखा गया भारत को। तो भारत का जो पॉइंट आया था वो मिलाकर कितना आया था, टोटल पॉइंट की बात की जाए भारत के तो लगभग आया था ये 0.647, यानी कहने का मतलब भारत को मध्यम का है, मध्यम मानव विकास सूचांक में, क्योंकि मध्यम में डाटा क्या था 0.550 से 0.699, तो उसी के बीच में 0.67 आ गया था। जिसमें से HDI में आप देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा में भारत का जो है कितना वर्ष रखा गया 59.4 वर्ष आया। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में डॉलर में 6,829 आया। लैंगिक असमानता में 122वां रैंक था। तो इस आधार पर तीनों को देखा गया तो आपका डाटा ये आया भारत का मध्यम मानव विकास सूचांक में। 48 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का माप नहीं है। फिर से चलिए आ जाइए। मानव विकास सूचांक के अंक 3 आयाम को रखा गया। पहला क्या है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। तो चलिए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन तो यानी वो जो जीवन प्रत्याशा को बता रहा है जन्म के समय ये है। उसके बाद ज्ञान में बात की जाए, ज्ञान में शिक्षा स्तर को साक्षरता दर को बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। अब ऑप्शन बचा लिंग अनुपात और
सकल नामांकन। अब देखिए लिंग अनुपात, क्या लिंग अनुपात है इसमें? तो लिंग अनुपात की बात नहीं किया गया। हाँ, जीवन प्रत्याशा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा की इसमें बात की गई है, स्वस्थ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का। सकल नामांकन यानी सकल जो घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय जो आय है, उसमें से सकल में उसका नामांकन होने की बात किया गया है। तो बी एवं डी में थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें सकल नामांकन है, सकल से अर्थ पता चल रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय ही वो कहना चाह रहा है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब लिंग अनुपात हो जाएगा, जो माप का आधार नहीं है। 49 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असामान्य घटना का उपाय नहीं है? असमानता का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं, जिसके माध्यम से असमानता नहीं घटाया जा सकता। असमानता मानी जो मतलब जो असमानता है, चाहे वो इनकम का हो, आय का हो, रहन का आसान, किसके आधार पर? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चलिए वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, हाँ चलिए ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, इसको प्रभाव कर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बी में आइए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्या अगर अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करेंगे तो असमानता घटेगा? ऐसा तो नहीं है। अब देखिए उदारवादी में क्या होता है, हमने देखा उदारवादी में जो पूंजी निवेश होता है, उत्पादन की जो उत्पादकता होता है, उत्पाद का वितरण होता है, धन का विनिमय होता है, वो किसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, यानी निजी क्षेत्र पर उसका नियंत्रण रहता है। अर्थात यह अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है, जिसके कारण इस पर पूंजी एवं पूंजीपतियों का प्रभुत्व होता है, इसलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये तो बी तो नहीं लग रहा है। चलिए सी में देख, कर रोपण। बिल्कुल कर का रोपण कर, यानी कि जो जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो एक क्राइटेरिया है सरकार को, कर रोपण कर, वो क्या कर सकती है? कर को इकट्ठा कर सामाजिक कल्याण में लगा सकती है। तो सी उपयुक्त है। भूमि सुधार, भूमि में भी सुधार कर। जो पहले जिस तरह से जमींदारी व्यवस्था था, भारत को आज़ादी के बाद उसको लोगों को समान अधिकार की बात किया गया था, तो उस जो असमानता है उसको लेकर सरकार सभी में जो समान वितरण कर भी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का जो है असमानता घटाने का उपाय में से नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देखिएगा, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा प्रश्न आपको। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें सजेस्ट जरूर करें।